तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। साल 2016 की ये बात है। मध्य प्रदेश के भोपाल का एक कोर्ट, उस कोर्ट में दो दोषी, एक महिला एक पुरुष, दोनों के ऊपर 302 के तहत मुकदमा चल रहा था। यानी दोनों ने किसी का कत्ल किया था। उसके बाद दोनों दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के बाद फिर ये होता है कि आज दोषी पाए गए तो फिर अगली सुनवाई पे या फिर अगली तारीख पे उस केस का फैसला आना होता है। अच्छा, आमतौर पे जब ऐसे केसेस होते हैं और सबको पता होता है, खासकर मीडिया वालों को कोई पुराना मामला है और आज ये लोग दोषी पाए गए हैं और अब फैसला होगा, यानी कौन सी सज़ा मिलेगी ये फिक्स है, तो उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए मीडिया और आसपास के लोग और ऐसे लोग जो क्राइम की ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखते हैं, जो सीखते पढ़ते हैं, ये तमाम लोग फिर उस दिन, जिस दिन की तारीख होती है, कोर्ट में पहुंचते हैं, फिर सुनने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फैसला मिला। तो ऐसे ही साल 2016 में भोपाल के उस कोर्ट में जो लोग थे खचाखच भरे हुए थे। सुनवाई शुरू होती है, सज़ा सुनाने की बारी आती है। जज साहब दोनों को, यानी उस महिला को और उस पुरुष को, बाकायदा उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं, यानी बिना किसी रियायत के। साथ ही 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगा देते हैं। अब सज़ा सुनाई गई। अब दोनों को पता चल गया कि अब बाकी ज़िंदगी कालकोठरी में ही गुजरने वाली है। अब ये चीज़ जैसे ही दोनों लोग सुनते हैं तो जो पुरुष था, यानी जो मर्द था, वो तो सज़ा सुनने के बाद वहाँ पे फूट फूट के रोने लगता है, मीडिया के सामने रहम की भीख मांगने लगता है। लेकिन जो महिला थी, देखने में बेहद खूबसूरत, वो महिला उम्र कैद की सज़ा पाने के बावजूद भी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। यानी एक महिला जिसको उम्र कैद की सज़ा हो गई, वो भरी कोर्ट में स्माइल कर रही। अब ये चीज़ ऐसे ही लोग देखते हैं, खासकर मीडिया वाले, आसपास के लोग जो शायद इस केस के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते थे, उन सभी के जहन में बस एक ही सवाल था, ये महिला कौन है, इन दोनों ने किसका कत्ल किया और ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से ये महिला सज़ा पाने के बावजूद भी मुस्कुरा रही है इस कदर। और ये तमाम सवाल जब लोगों के जहन में आए तो यहीं से कहानी फिर टोटल 4 साल पहले पहुंच गई और कहानी पहुंच गई 11 नवंबर साल 2013 को। दरअसल 11 नवंबर साल 2013 को इसी मध्य प्रदेश के भोपाल में एक इलाका लगता है, बरखेड़ा पठानिया इलाका। इसी इलाके में लगभग रात के 8 या 9 बजे की बात है। एक सुनसान जगह पे एक लाश मिलती है। अब लाश मिलने की सूचना जैसे पुलिस वालों तक जाती है, पुलिस की टीम भागी भागी पहुंचती है। पहुंचने के बाद जैसे लाश देखती है तो देखते ही पुलिस वाले फ़ौरन जान जाते हैं कि इस केस को सुलझाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो डेड बॉडी थी उसके अपर बॉडी पार्ट को, यानी पेट के ऊपर के हिस्से को किसी ने बुरी तरीके से पेट्रोल डाल के जला दिया था, आग के हवाले कर दिया था। बाकी लोअर बॉडी तक चीज़ें नहीं पहुंची थी, तो लोअर बॉडी तो सेफ थी, लेकिन अपर बॉडी इस कदर जल चुकी थी कि महज कंकाल ही बचा था। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले देखते हैं तो एक तरह से अफरा तफरी का माहौल मचता है। फ़ौरन चीज़ें मंगाई जाती हैं, एम्बुलेंस मंगाई जाती है। जैसे तैसे करके उस बॉडी को स्ट्रेचर पे डाल के एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया कि पोस्टमार्टम हो। साथ ही अब जांच पड़ताल शुरू हुई, क्योंकि मामला सीधा सीधा कत्ल का लग रहा था कि किसी ने कत्ल किया और लाश यहाँ ठिकाने लगा दी। तो यहीं से पुलिस वालों के सामने 2 सवाल थे। पहला कि मरने वाला कौन है और दूसरा कातिल कौन है। तो सबसे पहले पुलिस वालों ने जांच पड़ताल के क्रम में उस पूरी क्राइम सीन को अच्छे से चेक किया कि यहाँ पे क्या कोई क्लू मिल सकता है, कोई छोटी से छोटी सबूत, छोटा सा छोटा सुराग, कोई ऐसी चीज़ जिससे बात आगे बने। तो उस पूरे क्राइम सीन को जब पुलिस वालों ने चेक किया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं और ये चीज़ें बिल्कुल यूजलेस। पहला, पेट्रोल का एक डिब्बा, उससे भी कुछ बात नहीं बन सकती थी। दूसरा, एक लाइटर, उससे भी कोई क्लू नहीं। तीसरा, एक माचिस। अब माचिस से भी कोई कातिल या फिर मरने वाला कौन है ये भी नहीं खोजा जा सकता। लेकिन इन चीज़ों को पुलिस वालों ने कब्जे में लिया कि चलो फिंगरप्रिंट वगैरह लेने के काम आएगा। साथ ही बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया। अब पोस्टमार्टम होने के बाद फिर पोस्टमार्टम करने के लिए शरीर के जो कपड़े थे वो जब निकाले गए तो कपड़ों की हालत ऐसी थी कि उस टाइम तो कुछ चेक नहीं किया जा सका। लेकिन डॉक्टरों ने जब कड़ी मशक्क़त के बाद कपड़े उतारे, जो जीन्स थी उसको उतारा, तो फिर पुलिस वालों ने उस जीन्स को चेक किया। और जब जीन्स को चेक किया तो उस आदमी की पॉकेट से, यानी जिसकी डेड बॉडी थी, 4,000 रुपये कैश और एक पर्ची मिलती है। अब 4,000 रुपये जब पुलिस वाले देखते हैं तो वो भी यूजलेस, उससे भी कुछ बात नहीं बनने वाली थी। लेकिन जो पर्ची मिलती है
उस पर्ची को देखने के बाद पुलिस वालों की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगती है कि शायद इस पर्ची से कुछ बात आगे बन जाए, क्योंकि ये पर्ची एक गैस एजेंसी की थी, यानी किसी ने इस गैस एजेंसी से कुछ खरीदा था और उसी गैस एजेंसी ने उस शख्स को ये बिल दिया था। तो ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद उन्हें भी लगता है कि हो सकता है ये जो बिल हो किसी मरने वाले का हो। तो गैस एजेंसी पे अगर जाएं और वहाँ पे पता कर लें कि ये बिल आपने किसके नाम पे दिया है और वहाँ पे हो सकता है कैमरा वगैरह लगा हो, तो हो सकता है कि बात जो है बन जाए। अब ये चीज़ें जैसे पुलिस वाले सोचते हैं, फ़ौरन गैस एजेंसी का लोकेशन निकालते हैं। निकालने के बाद वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद फिर उस बिल को दिखाते हैं। दिखाने के बाद गैस एजेंसी का जो मैनेजर था फ़ौरन पहचान जाता है, कहता है कि हाँ ये बिल तो हमारे यहाँ से ही निकला है। फिर उस मैनेजर से पूछा जाता है कि आपने किसके नाम पे दिया। उसके बाद मैनेजर अपने पूरे रिकॉर्ड को चेक करता है, यानी कितने पैसे थे, कितने से चीज़ें थी, उन तमाम चीज़ों को क्या डेट थी। ये चीज़ें जब टैली कराई गई, मैच कराई गई, तो अंत में एक शख्स का नाम निकल के सामने आता है और उस शख्स का नाम था मनीष तख्तानी। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने उस गैस एजेंसी के मैनेजर से मनीष तख्तानी के एड्रेस को पूछा। पासबुक वगैरह थी ही तो एड्रेस दर्ज था, फ़ौरन एड्रेस मिल गया। उसके बाद पुलिस वाले इसी भोपाल में एक कॉलोनी लगती, पंचवटी कॉलोनी, वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो पासबुक में एड्रेस था इसी पंचवटी कॉलोनी का था। पंचवटी कॉलोनी आने के बाद फिर पुलिस वाले पता करते हैं कि मनीष तख्तानी का घर कौन सा है। लोगों ने बता दिया। पुलिस की टीम घर के पास पहुँचती है। पहुँचने के बाद जब घर के दरवाजे को खटखटाती है, साथ ही घर को जब देखती है, तो देखने के बाद पुलिस वाले भी एक तरह से सकते में आ जाते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली घर नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि किसी छोटे मोटे इंसान का ये घर हो। ये घर बाकायदा करोड़ों में बनी हुई कोठी थी और लोगों ने बताया कि इस कोठी का इकलौता मालिक मनीष तख्तानी था। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनका भी रवैया बदला कि एक बड़े आदमी का मर्डर हुआ है, एक बड़े आदमी की डेड बॉडी मिली है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी ही टाइम में ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो जाएगा। जैसे ही लोगों को खबर लगेगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मीडिया में ये चीज़ें चर्चा में रहेंगी। अच्छा, ऐसा होता भी है कि गरीब के घर का कोई मरे तो कोई भी पूछने नहीं आता, लोकल न्यूज़पेपर वाले भी नहीं लिखते। लेकिन अमीर के पैर में गोली लगने को तो छोड़िए, अगर अमीर के कार का एक एक्सीडेंट छोटा सा हो जाए तो 3 से 4 दिन तक वो चीज़ें लाइमलाइट में बनी रहती हैं। तो पुलिस वालों को भी ये चीज़ें पता होती है कि मीडिया क्या दिखाएगी, क्या नहीं दिखाएगी, किस पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, किस केस पे पुलिस वालों का और बाकी लोगों का ध्यान होगा तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। कौन से ऐसे केस हैं जिसको लिखने के बाद आया गया कर देना है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब घर, कोठी और तमाम चीज़ें पुलिस वालों ने देखी तो उन्हें भी लग गया कि ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल होने वाला है। तो इससे पहले कि हम लोगों की बेइज्जती हो, हम लोग की बंद पिटे, जल्दी से केस सुलझा लेते हैं। पुलिस वाले अब घर के अंदर दाखिल होते हैं। होने के बाद पूछते हैं कि मनीष तख्तानी है, क्योंकि पर्ची मिली थी, अभी तक ये श्योर नहीं था कि ये बॉडी है किसकी। अब जब पूछा जाता है तो घर में मनीष तख्तानी की माँ, उसकी बीवी सपना और एक छोटी सी बच्ची थी। और जैसे ही ये लोग पूछते हैं पुलिस वाले, फ़ौरन वो सारे लोग एक तरह से सकते में आते हैं और बेहद दुखी होकर कहते हैं कि मनीष तख्तानी का कल से कहीं कुछ पता नहीं। अब एक तरफ एक लाश मिलना, लाश में पर्ची से गैस एजेंसी का एड्रेस, गैस एजेंसी से इस घर का एड्रेस, और घर वाले भी बता रहे हैं कि हाँ मनीष तख्तानी गायब। पुलिस वालों को भी लगा कि हो सकता है कि बॉडी उसी की हो, क्योंकि लगभग चीज़ें मैच ही कर रही। इसीलिए पुलिस वालों ने मनीष तख्तानी की बीवी और उसकी माँ को थाने बुलाया। थाने से फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब बॉडी दिखाई तो ऊपर बॉडी तो पूरी जल चुकी थी, लेकिन जब जीन्स वगैरह दिखाया, उन चीज़ों को दिखाया, तो फिर उन चीज़ों से और बॉडी स्ट्रक्चर से परिवार वालों ने पहचान कर ली और रोते हुए कहने लगे कि हाँ साहब, ये मेरा ही पति और मेरा ही बेटा मनीष तख्तानी है। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों को पता चली तो एक तरफ तो पुलिस वालों ने राहत की सांस ली कि चलो कम से कम मरने वाला कौन है ये पता चल गया, लेकिन अब दिक्कत यहीं से शुरू कि मारने वाला कौन है। और इतने बड़े आदमी को अगर किसी ने मारा है तो जाहिर सी बात है मामला 2-3 दिनों में बहुत तूल पकड़ेगा। लिहाजा पुलिस वालों ने सबसे पहले परिवार वालों से कहा कि आप FIR दर्ज कीजिए। उसके बाद FIR जब दर्ज हुई तो पुलिस वालों ने अब कत्ल के सिलसिले में जांच पड़ताल शुरू की। लेकिन जब जांच पड़ताल शुरू की तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जहाँ से लाश मिली वहाँ से कोई सबूत था नहीं। परिवार वालों ने कोई कंप्लेंट पहले दर्ज नहीं की थी, तो पहले से कोई किसी चीज़ की आशंका नहीं, तो फिर जांच पड़ताल करें तो करें किस एंगल पे। तो जब कोई क्लू, कोई चीज़ें मिल नहीं रही थी
तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि काम करते हैं, जो हमारा पुराना तरीका होता है उन्हीं तरीकों पे अब जांच पड़ताल करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है। परिवार वालों से जब ये चीज़ पूछी गई तो परिवार वालों ने सीधा मना कर दिया, कहा नहीं, हमें किसी पे कोई डाउट नहीं। अब चूंकि बिजनेस बड़ा था तो फिर दिमाग में ये आया पुलिस वालों के कि इतना बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का आदमी है, तो हो सकता है कि किसी ने कोई धमकी वगैरह दी हो, फिरौती वगैरह मांगी हो, फिरौती की रकम इन्होंने नहीं दी हो, इसके लिए फिर उसने कत्ल कर दिया हो। लिहाजा पुलिस वालों ने फिर अब बीवी से पूछा कि क्या आपको कोई ऐसी बात उन्होंने बताई थी, किसी ऐसी घटना के बारे में, किसी अनजान फ़ोन करने के बारे में, किसी बात से लेके परेशानी के बारे में क्या मनीष तख्तानी ने कभी कोई जिक्र किया। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले पूछते हैं तो जो बीबी थी वो सीधा कहती है कि नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ी कि बिजनेसमैन है लेकिन कोई धमकी नहीं, परिवार वालों को किसी पे डाउट नहीं। फिर ये दिमाग में आया कि इतना बड़ा बिजनेस है तो हो सकता है कोई कंपटीटर हो जो ग्रो होते ना देख पाया हो, उसने ही करा दिया हो। पुलिस वालों ने इस एंगल पे भी जांच पड़ताल की, लेकिन जब इस एंगल पे भी जांच पड़ताल की तो यहाँ से भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। क्योंकि जो मनीष तख्तानी था उसका व्यवहार, उसका नेचर इतना अच्छा था कि उसके दुश्मन भी एक तरह से उसकी मुरीद मानते थे। कितना अच्छा दुश्मन भी किसी को नहीं मिल सकता। अब पुलिस वाले जब तमाम तरह की कोशिशें, तमाम तरह की मशक्क़तें कर चुके थे, परिवार वालों की हिस्ट्री खंगाल ली, मरने वाले की कुंडली निकाल ली, दोस्ती दुश्मनी तमाम चीज़ें चेक कर ली, उठना बैठना कहाँ था वो तमाम चीज़ें पड़ताल कर ली, और जब कहीं से कोई क्लू, कहीं से कोई सबूत नहीं मिला तो फिर पुलिस वालों ने एक चीज़ सोची कि अगर बाहर से हमें कोई कुछ नहीं कह रहा, बाहर से हमें कोई कुछ चीज़ें बता नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, हम घर वालों पे भी नज़र रखते हैं। तो फिर कैसे? तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग अपने अपने नंबर हमको दे दो। बीबी ने अपना नंबर दिया, इधर माँ ने अपना नंबर दिया, इधर जांच पड़ताल के हफ्ते बीत चुके थे, और एक चीज़ जो पुलिस वाले सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे वो चीज़ अब जाके पुलिस वालों के जहन में आई। दरअसल पुलिस वाले परिवार वालों से ही पूछताछ कर रहे थे, उन्हीं से सारी चीज़ें पता कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग थी वो थी मरने वाले का मोबाइल। यानी आज के टाइम में अगर किसी के पास कुछ हो ना हो लेकिन मोबाइल ज़रूर होता है, लेकिन क्राइम सीन तो से कोई मोबाइल मिला ही नहीं, घर पे उसका मोबाइल छूटा नहीं, तो मोबाइल गया कहाँ? शुरुआत में पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब ध्यान आया तो फिर पुलिस वालों की हवाइयाँ उड़ी कि मोबाइल गायब है, और मोबाइल अगर गायब है तो जाहिर सी बात है उसे कातिल ने ही कुछ किया है, और अगर कातिल ने कुछ किया है तो इसका मतलब मोबाइल से उस कातिल का कोई संबंध जरूर है। लिहाजा पुलिस वालों ने इस मनीष तख्तानी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकालनी शुरू की। परिवार वालों से नंबर लिया, लास्ट लोकेशन निकाली, निकालने के साथ साथ कॉल डिटेल निकाली। तो पहले जब लास्ट लोकेशन निकाली तो ये लास्ट लोकेशन भोपाल में एक इलाका लगता है कस्तूरबा नगर, यहाँ का निकला। अब वहाँ की जब लास्ट लोकेशन निकली, पुलिस वाले फिर चकते में कि डेड बॉडी तो पठानिया क्षेत्र में मिली, लास्ट लोकेशन कस्तूरबा नगर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कस्तूरबा नगर में कत्ल हुआ और बॉडी वहाँ फेंकी गई हो। लिहाजा उस जगह को चेक करने के लिए पुलिस वाले अपनी पूरी टीम और फॉरेंसिक की टीम को लेके जाते हैं। जाने के बाद जहाँ लोकेशन थी, जब वहाँ पता करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो वहाँ पे एक कार भी मिलती है, और ये कार किसी और की नहीं, इसी मरने वाले शख्स मनीष तख्तानी की थी। अब कार मिली तो कार को भी बाकायदा चेक किया गया। कार को जब खोला गया तो कार के अंदर पूरा खून भरा हुआ था, यानी ये चीज़ प्रूफ हो चुकी थी कि जो कत्ल है इसी कार में हुआ। कत्ल कार में होने के बाद फिर इसी कार से हो सकता है लाश को कहीं ठिकाने लगाया गया हो, और लगाने के बाद गाड़ी यहाँ फेंक दी गई हो। अब 2-3 चीज़ें लगभग जब क्लियर हुई तो पुलिस वालों ने फिर एक चीज़ और की, इस उम्मीद में कि हो सकता है किसी ने कोई धमकी दी हो जो शायद बीवी, बच्चों और माँ को ना पता हो। पड़ताल करने के लिए पुलिस वालों ने मनीष तख्तानी की कॉल डिटेल निकाली कि किसने फ़ोन किया था, कैसा फ़ोन आया था, किससे ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो जब कॉल डिटेल निकाली तो लगभग नंबर वही थे जिससे उसका रेगुलर उठना बैठना था, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिस नंबर के बारे में ना तो परिवार वाले कुछ बता पा रहे थे, ना ही कोई और। इसीलिए पुलिस वालों ने अपनी जांच पड़ताल का जो सारा दायरा था इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घुमा दिया। इस नंबर के लोकेशन को निकाला, इस नंबर के ओनर के बारे में पता किया। तो जब ओनर और लोकेशन निकल के सामने आया तो पुलिस वालों के चेहरे जो थे वो सफ़ेद हो चुके थे, क्योंकि ये नंबर किसी और के नाम नहीं बल्कि मरने वाले शख्स मनीष की बीबी सपना के नाम थे, और ये लोकेशन कहीं और नहीं, मनीष का घर ही था। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, बदहवास घर पे भागे भागे पहुँचे। जो बीबी थे उसको उठाया, उठाने के बाद थाने लाते हैं। फ़ौरन पूछताछ शुरू की, आपने फ़ोन क्यों किया, और जब हमने आपसे आपका नंबर मांगा तो आपने दूसरा नंबर क्यों दिया, इस नंबर का जिक्र आपने क्यों नहीं किया।
यानी कई ऐसी चीज़ें थी अब जो कहीं ना कहीं सपना को सस्पिशियस बना दे रही थी। पुलिस वालों ने अब सख्ती बरती, सपना भी धीरे धीरे टूटी और टूटने के बाद फिर इसने पूरी कहानी सुना दी और कहा कि हाँ, मैंने ही कत्ल करवाया। इसके बाद जब पुलिस वालों ने वजह पूछी तब इसने अपनी पूरी ज़िंदगी की प्रेम कहानी सुना दी। दरअसल मनीष जो था पेशे से एक व्यापारी था। इसका अच्छा खासा बिजनेस था हैंडलूम का और बाकी चीज़ों का, जो क्या कहते हैं प्लाईवुड वगैरह होता है उसका। इसका व्यापार, इसकी चीज़ें इस कदर थी कि पूरे ज़िले में इसका अच्छा खासा नाम था। ज़िले के बड़े बड़े व्यापारियों में इसकी गिनती होती थी। इस वजह से जब इसकी शादी लगी तो शादी में इसने लगभग हज़ारों लोगों को इनवाइट किया। हज़ारों लोगों को इनवाइट किया, सारे लोग आते हैं। धूमधाम से सपना और मनीष की साल 2007 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। ना बीवी के मन में कोई जोश, ना ही पति के मन में कोई खटास। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से खुशहाल ज़िंदगी के साथ रह रहे। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, एक बेटी हो गई। बेटी होने के बाद परिवार में और खुशियाँ बढ़ने लगी। पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बिजी रहने लगे। लेकिन इधर धीरे धीरे जब वक्त गुजर रहा था तो कहीं ना कहीं मनीष भी अपने बिजनेस को, अपने धंधे को, अपने काम को बढ़ाने में लगा हुआ था। कभी वो काम के सिलसिले में दूसरी जगह जाता, कभी कहीं और जाता। ऑफिस के काम से महीनों महीनों तक बाहर रहता, हफ्तों हफ्तों तक कहीं होटल में रुका रहता। और इसी दौरान इसका पहले दूसरी जगह मकान था और ये मकान जो था भोपाल के एक इलाका है ईदगाह, इसी ईदगाह इलाके में था। और इसी मकान के जस्ट सामने एक दूसरे शख्स का मकान था जिसका नाम था हर्ष सलूजा। हर्ष सलूजा का मकान था, दोनों पड़ोसी थे, दोनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों की दोस्ती भी आगे बढ़ी। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि हर्ष सलूजा इनसे कम था। दोनों के पास सेम पैसे, यानी जिस हिसाब से कॉलोनी थी सारे लोग सेम थे, तो दोनों एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती निभाते रहे। इसी दौरान फिर जब पैसे और हो गए मनीष के पास, तो मनीष ने सोचा कि अब इस इलाके को छोड़ते हैं, कहीं और बढ़िया जगह मकान लेते हैं। इसके बाद जो मनीष है पंचवटी कॉलोनी में एक बढ़िया सा बंगला ले लेता है। अब ये चीज़ जैसे ही हर्ष सलूजा के पिता देखते हैं तो उन्हें भी लगा कि मेरा पड़ोसी बढ़िया बंगले में शिफ्ट हुआ तो हमें भी होना चाहिए। पैसे की उनके पास भी कोई कमी नहीं, वो भी शिफ्ट हो गए। यानी जो पड़ोसी पहले थे वही पड़ोसी अब फिर। और ये चीज़ें जब घर वाले देखते हैं कि पड़ोसी अब फिर से आए एक दूसरे के साथ, तो दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, दोनों पड़ोसियों के बीच। और इसी दौरान ऐसा था कि जब काम के सिलसिले में मनीष जो था वो बाहर रहने लगा। अब मनीष बाहर, बीवी बच्चे घर पे अकेले, माँ बाप बूढ़े, उनसे कोई मतलब नहीं। तो इसी दौरान हर्ष सलूजा का घर पे आना जाना शुरू हो गया। घर पे आना जाना जब शुरू हुआ, इसी दौरान उसने अपनी भाभी यानी सपना से बातचीत करनी शुरू की। बातचीत के दौरान जब सपना से उसने हालचाल पूछा तो सपना ने बड़ी अजीब बात बोली और कहा कि मेरे जो पति हैं वो बाहर रहते हैं और घर पे मैं बोर हो जाती हूँ। अब ये बात जैसे ही हर्ष सलूजा सुनता है फ़ौरन कहता है कि भाभी ऐसी क्या बात है, आप मुझसे बात कर लिया कीजिए। यहीं से फिर दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हो गया। नंबर एक्सचेंज होने के बाद अब दोनों में एज अ फ्रेंड बातचीत होने लगी। अक्सर एक दूसरे के घर आना, एक दूसरे से बात करना। और ये चीज़ें जब लगातार चलने लगी तो दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई, दोनों के बीच प्यार हो गया। इधर पति काम के सिलसिले में बाहर, इधर पत्नी पड़ोसी के लिए परेशान। अब प्यार इस कदर हो गया कि फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली कि अब एक दूसरे के साथ ही शादी करना है, एक दूसरे के साथ ही रहना है। लेकिन ये चीज़ें हर्ष के लिए तो पॉसिबल थी, जो कि वो कुंवारा था, लेकिन जो सपना थी उसके लिए पॉसिबल नहीं थी। उसे ये लगा कि अगर मान लो मैं शादी कर लेती हूँ तलाक तो हो जाएगा, लेकिन ये समाज स्वीकार नहीं करेगा, थूकेगा कि अपने पति को छोड़ के पड़ोसी के साथ शिफ्ट हो गई। इसलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे समाज अगर हम दोनों की शादी को जाने तो एक तरह से खुश हो, कभी ताना ना मारे। तो फिर क्या करें? तो फिर यहीं से मनीष तख्तानी की जो पत्नी सपना थी उसने एक प्लान किया कि अगर ऐसा हो कि मैं पहले विधवा हो जाऊं और विधवा होने के बाद फिर जाके तुम मुझे शादी का ऑफ़र दो, तो लोगों की नज़र में तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी कि एक आदमी अपने दोस्त की विधवा पत्नी से शादी कर रहा है। और इधर मेरे साथ क्या होगा कि मैं भी तो लोगों को कह दूँगी कि एक बेटी है, उसको पालूँ पोसूँ कैसे। तो दोनों के लिए हम दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अब दोनों के जहन में बैठ गई कि पहले सपना को विधवा करना है, उसके बाद फिर शादी करनी है। यहीं से फिर पूरा प्लान बना। प्लान बनाने वाली पूरी मास्टरमाइंड सपना एक सिम लेती है। सिम लेके मनीष को लगातार फ़ोन करती है, आवाज़ बदल के उससे बात करती है, उसको अपने जाल में फंसाती है। फंसाने के बाद फिर कहती है कि एक काम करो, कस्तूरबा नगर आ जाओ। 10 तारीख को, जो 11 तारीख को ही जो मनीष था लड़की के प्यार में वो भी पागल कस्तूरबा नगर आता है। आने के बाद जैसे ही गाड़ी रोकता है तो देखता है कि वहाँ पे हर्ष सलूजा खड़ा हुआ है।
अब ये चीज़ जैसे देखता तो उसे भी बड़ा अजीब लगा कि ये यहाँ क्या, थोड़ा सा चौंकता भी है कि कहीं से तो कुछ नहीं पता। आनंद फानंद में गाड़ी में बैठा रहता है। इसी बीच हर सलूजा गेट खटखटाता है, वो भी बैठ जाता है। बैठने के बाद इससे पहले कि मनीष कुछ कहता, कुछ बोल पाता, कुछ समझ पाता, जो हर सलूजा है साफ शब्दों में कहते कि देखो मैं तुम्हारी बीवी सपना से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ में अड़चन सिर्फ तुम हो। इसलिए मेरी तुम्हारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। अब एकदम फिल्मी अंदाज में हर सलूजा ये चीज़ बोल रहा। इधर जो बीबी है वो इंतज़ार कर रही है कि रिजल्ट मिले। इधर जो पति है उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी बीवी ऐसा कर सकती है। वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कंफर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही को कुछ कंफर्म कर पाता, कुछ समझ पाता, हर सलूजा गन निकालता है, गन से कनपट्टी पे फायर कर देता है। खोपड़ी पे गोली लगी, सेकंडों में मौत हो गई। अब मौत हो गई, अब यहीं से खेल दूसरा शुरू होना था कि लाश ऐसी घुमा दो कि पुलिस वाले एक कड़ी सुलझाएं तो दूसरी में उलझ जाए, दूसरी सुलझाए तो तीसरी में उलझ जाए। इसीलिए सबसे पहले लाश को लेके ये निकलता है उसी गाड़ी से। ठंडी का मौसम, सारा रास्ता सुनसान, रात का वक्त, लेके पहुंच जाता है बरखेड़ा पठानिया क्षेत्र। वहाँ पे डेड बॉडी को फेंकता है। पेट्रोल से पहले चेहरा जला देता है ताकि कहीं से इस डेड बॉडी की पहचान ना हो। लेकिन अब बॉडी की पहचान तो नहीं होगी, लेकिन गाड़ी मिलेगी तो उससे पहचान हो जाएगी। तो गाड़ी का क्या करें? तो गाड़ी को फिर लेके आता है कस्तूरबा नगर। वहाँ पे गाड़ी बंद करता है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके वहीं फेंक देता है और वहाँ से फरार हो जाता है, इस उम्मीद में कि अगर गाड़ी मिल गई तो लाश नहीं मिलेगी, लाश मिलेगी तो कहीं पहचान नहीं हो सकती। लेकिन एक छोटी सी पर्ची जो पॉकेट में रह गई थी, उसी से ये पूरा केस सुलझ गया। अब पुलिस वालों ने जब पूरा केस सुलझाया, सारी चीज़ें निकल के सामने आई। मीडिया और बाकी लोगों का जमावड़ा था, चूँकि लगभग हज़ारों लोग ऐसे थे जो मनीष और सपना की बारात में शरीक हुए थे। हज़ारों ऐसे लोग थे जो इनको पर्सनली जानते थे, इस वजह से सबका ध्यान था। तो पुलिस वालों ने जब पूरा केस सुलझाया, उसके बाद फिर मामला जब कोर्ट में गया तो 4 साल का लगभग वक्त लगा। लेकिन 4 सालों तक पूरी बहस, पूरी तफ्तीश के बाद अंत में दोनों जब दोषी पाए गए तो फिर जज साहब ने दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, इस उम्मीद में कि दोनों के चेहरे पे थोड़ी सी आत्मग्लानि होगी। हर सलूजा जो दोस्त था उसके चेहरे पे तो सज़ा सुनने के बाद आत्मग्लानि हुई, लेकिन जो दूसरी महिला थी यानी मरने वाली की पत्नी, जो लगभग जोड़ा जाए तो 5 सालों तक शादीशुदा ज़िंदगी में बंधी रही, वो महिला अपने ही पति के मरने का बिल्कुल उसे खौफ नहीं था, उसे शोक नहीं था, सज़ा का कोई डर नहीं था। वो सज़ा पाने के बाद लगातार स्माइल कर रही थी और मीडिया के सामने ऐसे जा रही थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। तो कहा जाता है कि सज़ा का मतलब होता है कि किसी के अंदर सुधार लाना, लेकिन कई ऐसे मुजरिम भी होते हैं और मुलजिम और मुजरिम, माफ़ कीजिएगा शब्द भी भूल जा, मुजरिम और मुलजिम ये ऐसे होते हैं कि उन्हें ना तो सज़ा का कोई डर होता है, ना ही किसी किए का पछतावा, और ऐसे लोगों को फिर कोई भी सज़ा मिल जाए वो तमाम चीज़ें बिल्कुल कम है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और ये मामला लोअर कोर्ट में सुलझा, उसके बाद अब हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर आगे देखें क्या होता है। तमाम तरह की और PIL वगैरह होती हैं। लेकिन अजीब सी कहानी थी कि महज महिला बोर हो गई, इसलिए उसने अपने पति को मरवा दिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।